बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है इंटरनेशनल बिजनेस एमडीटी 520 के लेसन नंबर 9 और 10 की। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर नंबर 3 आई थिंक सो 3 को स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हम इसी को भी कंटिन्यू करेंगे। ये अभी लेसन नंबर 12 13 तक यही चलेगा लेसन। नेशनल डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे द इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑन मैनेजमेंट डिसीजंस। बात करने लगे हम जो मैनेजमेंट डिसीजंस हमारे होते हैं बिजनेस के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम उन पर किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। एक ऑफ द रिकॉर्ड मिसाल लेते हैं कि मेरे दोस्त हैं, दुबई में रहते हैं। उन्होंने एक वाकया मुझे सुनाया। उनके उनकी आप ही है, उनके आगे दोस्त का ये वाकया है कि क्योंकि वो उसके साथ थे तो उनकी आप ही है बेसिकली कि ये दौर है, डिस्कशन है सन 2008 से पहले की या 2008 के बाद की रोडबोर्ड, जब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, करंट जो प्रेसिडेंट है वही उस वक्त प्रेसिडेंट थे, सदर आसफ अली जरदारी साहब। तो उन्होंने यहाँ पे जहाँ स्टील मिल लगानी थी या कुछ तरह की एक्टिविटी कोई करनी थी, तो उन्होंने बिजनेस रजिस्टर काफी बड़े लेवल पे काम करना था। तो अपना बिजनेस रजिस्टर करवाने के लिए उन्होंने मीटिंग अरेंज की आसफ जरदारी के साथ, क्योंकि मामला वो करोड़ों का था, बड़े लेवल का मामला था। तो अब आसफ जरदारी ने कहा जी आपने बिजनेस करें, बड़ी अच्छी बात है, पैसा लेके आए, हमें खुशी होगी। सिर्फ आपने थोड़ा सा काम करना है कि अपनी कंपनी में 20% शेयर मेरे रखने हैं। उन्हें कहा जी ठीक है, मैं कोई इतराज नहीं, अब हमारे पे इन्वेस्टमेंट करें, हम करते हैं। उसने कहा जी मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बस आपकी कंपनी का 20% हिस्सेदार होगा, मैं बगैर पैसे के हिस्सेदार हूं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम का इन्फ्लुएंस है मैनेजमेंट डिसीजंस पे। उन्होंने कहा जी हम पागल हैं, हम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, किसी और कंट्री में कर लेंगे। ठीक है, तो खैर हम ये ऑफर कार्ड डिस्कशन की काफी बात कर पाते हैं। पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है? Political risk occurs when there is a possibility that political climate in the foreign country will change in such a way that operations of international companies in that country will deteriorate. अब देखिए हमारे मुल्क में अनाउंसमेंट होती है गवर्नमेंट लेवल पे, जो कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल बात है। लेकिन खैर हमने थोड़ा सा प्रेडिक्ट ही करना है ना। वो कहते हैं कि फर्ज ही करना है ना, तो कर लेते हैं फर्ज, कुछ भी कर लो। तो हम ये फर्ज करेंगे कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया जी कि गवर्नमेंट ने कहा जी वो कंपनी यहाँ पे अपना बिजनेस तो सेल करेंगे, हम उनको पाबंद नहीं कर सकते या हम उनको मना नहीं करेंगे। लेकिन हम गवर्नमेंट कहती है कि हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ वो फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट परचेज करें जो आपको अपने मुल्क की प्रोडक्ट गुड क्वालिटी नहीं लगती, या हम आपको कहेंगे कि आप अपने मुल्क की प्रोडक्ट जो आपको नहीं मिलती है नहीं है वो फॉरेन प्रोडक्ट परचेज करें, अपना वरना अपने ही मुल्क की चीजें खरीदें। ऐसी नॉर्मल गवर्नमेंट कर नहीं सकती। लेकिन अगर कर दे तो जो इंटरनेशनल कंपनीज है उनका उस कंट्री में जो बिजनेस है वो डिटोरिएट हो जाए। ठीक है, अभी रिसेंटली प्रॉब्लम गैम्बल की एक अनाउंसमेंट आई, उन्होंने कहा जी हम अपना पाकिस्तान में बिजनेस क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे मुल्क की काफी कंडीशंस नासाज है, तो उसकी वजह से उन्होंने टैक्सेस बड़े ज्यादा लगे, इंपोर्ट ड्यूटीज लगे, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम अपना बिजनेस यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। अब कुछ लोगों ने कहा जी कि देखें जी हमारे मुल्क से कंपनी अपना पैसा निकाल के लेके जा रही है, तो ये एक बैड साइन है। कुछ लोगों ने, हर एक अपना ओपिनियन है ना, कुछ लोगों ने ओपिनियन ये दिया कि ये गुड साइन है कि जो उस कंपनी की प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस्तेमाल होती थी, अब वो प्रोडक्ट्स बाहर से डायरेक्ट आएंगी तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, पहले वो यहाँ ही प्रोड्यूस होती थी, तो वो जब डायरेक्ट बाहर से आएंगी तो वो एक्सपेंसिव होगी ज्यादा। तो उसके बदले में हमारे मुल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, उनकी मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, उनकी परचेजिंग, उनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो कई तरह के मामला कई तरह के ओपिनियन आ सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट बात करने का मकसद है कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रांग होता है बिजनेस स्पेस मैनेजमेंट डिसीजन पे।
टाइप ऑफ कॉज ऑफ पॉलिटिकल रिस्क, टाइप ऑफ रिस्क में से बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑपरेशन रिस्ट्रिक्शंस है, एजिटेशन है। अब देखिए आप सऊदी अरब में चले जाए, सऊदी अरब में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते, कोई दूसरे बाहर के बंदे को वो प्रॉपर्टी नहीं सेल करते। माइक्रो और मैक्रो, मैक्रो और माइक्रो पॉलिटिकल रिस्क क्या है इसमें? if political actions are aimed only at specific foreign investment, किसी खास फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हो तो ये माइक्रो पॉलिटिकल रिस्क है। लेकिन अगर ये ओवरऑल किसी फॉरेन, जिस तरह मैंने मिसाल दी कि ये बाहर की जहाँ रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि बाहर की प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट हमारे मुल्क में बनती है वो बाहर से हमारे मुल्क में इम्पोर्ट नहीं होगी, तो ये मैक्रो लेवल एक पॉलिटिकल रिस्क आ जाता है। गवर्नमेंट इंटेंशन इन इकोनॉमी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है ये भी जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट जो गवर्नमेंट की है वो भी प्रॉब्लमेटिक होती है। अब देखिए इफ अ यूएस फर्म मूव्स, अच्छा मैं इनको हाईलाइट नहीं कर रहा, थोड़ा हाईलाइट भी करते हैं। If a US firm moves from United States to Germany, Japan, South Korea, it may have a developed new strategy for its relationship with government suppliers, customers. Obviously, जैसे पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई है काफी हद तक, तो जहां पे जो स्ट्रेटेजी थी, जो मामला थे, वो वहां पे डिफरेंट, उनको वहां के मुताबिक अब अपने रिलेशन, अपनी स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना है। नेक्स्ट आएंगे फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। सबसे पहले आइडेंटिफाई द इशू, सबसे पहले तो हमें क्यों ये फॉर्मुलेट करनी है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, सबसे पहले हमें जो इशू, जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उस इशू का पॉलिटिकल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करना। तीसरा असेस द पोटेंशियल पॉलिटिकल एक्शन ऑफ अदर कंपनीज। जो पॉलिटिकल एक्शन अदर कंपनीज ने लिया है वो देखना है कि अदर कंपनीज का क्या रिएक्शन रहा है इस हवाले से। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड की इंडिविजुअल्स, वो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन या की इंडिविजुअल्स जो लोग यानी केयर के तौर पर इस चीज को टैकल कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उनकी स्ट्रेटजीज को देखें, और फिर उस लिहाज से अपनी स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करें, और फिर ये देखें कि इन स्ट्रेटजीज का इम्पैक्ट क्या आता है, और एट द एंड जो स्ट्रेटजी आपको बेस्ट लगती है उसको आइडेंटिफाई कर ले, इंप्लीमेंट कर ले। जी नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम टोटल 4 तरह के होते हैं, ये आपका एक एमसीक्यू है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से? मार्केट, डिमांड, मिक्स्ड एंड स्टेटेड डायरेक्टेड। ये 4 तरह के हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू भी है, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम किसी कंट्री में प्रिवेल कर सकता है। कहते हैं प्योर मार्केट इकोनॉमी, द गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री प्रोड्यूसेस एंड क्वांटिटी इन व्हिच दे आर प्रोड्यूस्ड इज नॉट प्लान्ड बाय एनीवन। एक अच्छी प्योर मार्केट इकोनॉमी के अंदर कुछ भी प्लान नहीं होता, हर चीज बाइंग सेलिंग और मार्केट फोर्सेस के लिहाज से डिसाइड होती है, ठीक है। कोई बंदा मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता अगर वो प्योर मार्केट इकोनॉमी है। If a market economy to work, there must be no restriction on either supply and demand, no monopolistic seller buyers, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, कुछ चीज खरीदने बेचने की कोई पाबंदी नहीं है। ये प्योर मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट हम आते हैं प्योर डिमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी क्या होती है? गवर्नमेंट प्लान व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर कंट्री प्रोड्यूसेस, द क्वांटिटी इन व्हिच दे आर प्रोड्यूस्ड एंड द प्राइस एट व्हिच दे आर सोल्ड। गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, और कहाँ बेचना है और कितना बेचना है। ये होती है जी कमांड इकोनॉमी। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें कुछ कमांड इकोनॉमी होती है, कुछ मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। चाइना ने अब आगे थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन इससे पहले चाइना ने अपने आप को कमांड इकोनॉमी रखा हुआ था। गवर्नमेंट प्लान करती थी, मुख्तलिफ बिजनेस को, मुख्तलिफ लोगों को टास्क दिए जाते थे, आपने ये बिजनेस करना है, आपने इस चीज को बनाना है, आपने ये काम करना है। अब गवर्नमेंट ने चाइना जो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। चाहे कनाडा भी इसी चीज में काम कर रहा है कि कनाडा के अंदर भी इकोनॉमी है कि जी आप प्योर मार्केट में रहते हैं, कमांड इकोनॉमी भी चलते हैं। और स्टेटेड डायरेक्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्लेज अ सिंगल रोल इन डायरेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखें जापान है, साउथ कोरिया है, और इवन चाइना भी इसी चीज पे है। बांग्लादेश कोशिश कर रहा है इस चीज पे रहने की
कि वो इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत प्राइवेट एंटरप्राइजेस को इन्वेस्टमेंट भी फराहम करती है गवर्नमेंट, तब काम करे। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 10 आ गया, नेशनल डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। लीगल सिस्टम की बात करते हैं। लीगल एनवायरनमेंट ऑफ कंट्री इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस टू इंटरनेशनल बिजनेस। A country's law regulate business practices, define the manner in which business transactions are to be executed। क्या लीगल रिक्वायरमेंट कंट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस के। ऑब्वियसली आप जिस कंट्री के अंदर बिजनेस करने जा रहे हैं, उस कंट्री की लीगल ऑब्लिगेशन, उस कंट्री की बिजनेस रूल्स, उस कंट्री के लॉज, उन सब चीजों को आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। Different structure of law can have important impact upon the attractiveness of country as an investment site and market। अब देखिए पाकिस्तान है, ठीक है, हम किसी दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं तो वाइन बनाने वाली कंपनी है, तो उसकी वाइन पाकिस्तान में ओपनली सेल नहीं होगी, ना ओपनली आएगी। वो कुछ स्पेशल लाइसेंस शॉप्स होगी जिनके लिए वाइन आएगी, जिस तरह ये जो होते हैं, क्योंकि कुछ क्लब यहाँ भी मौजूद है, तो क्लब के लिए स्पेशली वाइन आएगी, या जिस तरह रिच लोगों की पार्टीज होती है तो उनके लिए स्पेशल ऑर्डर पे मंगवाई जाएगी। तो क्या, क्योंकि हमारे मुल्क का लॉ इस चीज की इजाजत नहीं देता। दिस इज द लीगल सिस्टम। आगे बात करते हैं कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी। राइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। Property rights refer to the bundle of legal rights over use to which a resource is put and over to use made any income that may be derived from that source। जी प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली कि आप मलकियत के, यानी कि ये प्रॉपर्टी लैंड वगैरह की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट का मतलब मलकियत है। तो जो चीजें, जो सामान है आपके पास, आप उनके प्रॉपर्टी राइट्स आपके पास कितने हैं। अब सऊदी में बात कर रहे हैं, सऊदी में आप जितना मर्जी बड़ा बिजनेस कर ले, आप चूंकि किसी के अंडर ही है, कोई ना कोई आपका कफील मौजूद है, इसका मतलब है आपके पास, आप क्योंकि उस मुल्क के ऐसी नहीं है तो आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स कोई नहीं। Property rights can be violated by other private action, theft, privacy, blackmail, mafia, or public action, government bribery and corruption। इन वजहों की प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट भी किया जाता है, ठीक है। खैर, country focus on corruption in Nigeria shows how a country that has huge natural resources can still remain poor when its political leaders conspire to damage its economic activity for their personal gain। अब देखिए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा पैसा लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन करप्शन और इन मामलों के पुअर पॉलिसीज ऑफ लीडर्स मुल्क के पैदा करते हैं। आगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस इफ दे आर टू कैपिटलाइज ऑन व्हाट दे हैव डेवलप्ड। जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये भी देखिए एक मलकियत ही है ना, कि आप कोई भी ये पेटेंट कहते हैं बेसिकली, आप कोई नया एक्सपेरिमेंट, को नया फार्मूला डिजाइन करते हैं, इवन आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो उस जब आप उसको रजिस्टर करवाएंगे तो पेटेंट कहलाएगा। आप कोई बुक लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपका, कोई वीलॉग लिखते वीलॉग लिखते हैं आप उनको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है कॉपीराइट। अगर आपको बिजनेस का नाम रजिस्टर करवाते हैं तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। ये कुछ नाम नीचे उसे दिए हुए हैं। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट प्रोडक्ट सेफ्टी एंड लायबिलिटी लॉज। ऑब्वियसली प्रोडक्ट सेफ्टी एंड लायबिलिटी लॉज मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, और उसी के लिहाज से आपको काम करना है। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स आर लोअर इन अदर कंट्रीज, फर्म फेस एन इंपॉर्टेंट एथिकल डिलेमा। कुछ कंट्रीज में प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स कम है, कुछ कंट्री में उन्हीं प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स ज्यादा हैं, तो फिर आपको एथिकल डिलेमा फेस करना पड़ेगा। हर कंट्री के लिहाज से काम करना है, उसी के लिहाज से मामला चलने हैं। एग्जाम्पल है, I use involves in flame retardant nature of children pajamas. In many countries, restriction on the level of flame retardancy are lower, very low, and even non-existent। कुछ कंट्रीज में इस चीज पे फोकस नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा कोई फोकस नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज में जो बच्चों के पजामे या शर्ट्स हैं, वो कोशिश की जाती है कि वो एयर रेजिस्टेंट हो,
यानी कि उनको फ्लेम ना लगे, आग ना लगे, ठीक है। ये बच्चों की सेफ्टी के लिए होता है, अगर बच्चा कहीं किसी का आगे चला भी जाए, कुछ चूल्हे को छेड़ दे, उसके कपड़ों को आग ना लगे। तो ये क्या है, ये बेसिकली प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, हर मुल्क के अपने। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉज आ जाते हैं, लॉस ऑफ फोर्स फ्रॉम, जो कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या हर मुल्क के कॉन्ट्रैक्ट लॉज डिफरेंट है, ठीक है। तो आप जिस कंट्री में भी काम करना चाह रहे हैं, उस कंट्री के लिहाज से फिर आप उन लॉज को फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया लीगल सिस्टम में कॉमन लॉ है, सिविल लॉ है, खैर पॉलिटिकल लॉ बारीक करते हैं इसको। कंज्यूमर सेफगार्ड लायबिलिटी, अच्छा खैर ये भी कुछ नहीं है, लीगल प्रोफेशन। MNEs multinational enterprise must use lawyers for variety of services। ऑब्वियसली आपको अगर कोई इशू होता है किसी दूसरी कंट्री के अंदर, तो फिर आपको कोई ना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी शो ऑफ कराना है, ताकि उसके थ्रू अपने मामला को इजीली हैंडल कर सकें। जी स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 9 और 10 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।